हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखक रविंद्र कलेकर जी द्वारा लिखी गई पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो इस पाठ में दो प्रसंग है, यानी दो भाग है। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है जैन की देन। तो पहले हम देखेंगे गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा यानी कॉपर मिलाया जाता है, जिससे यह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। इस कारण औरतें अक्सर इसी के गहने बनाती हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह ही होता है, परंतु कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। परंतु वक्त के साथ साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे आने लगती है, यानी सोना पीछे रह गया और केवल तांबा आगे आ गया। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। वे व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी ना जाता। यह बात सही है, परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसीलिए सोना ही हमेशा आगे रहता है और व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं तो दूसरों से भी आगे भी जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। खुद ऊपर चढ़े और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले चले, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह इन्हीं की दया है। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचे गिराने का काम ही किया है। और दूसरा हम देखेंगे जैन की देन। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे अधिक होती है। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं। यानी लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। महीने का काम एक दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने पर 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगता है। एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इस कारण मानसिक रोगी बढ़ गया है। और शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की विधि है जिसे चानोयू कहते हैं। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पूर्ण कुटी थी। बाहर बेडअप सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसे उन्होंने हाथ पांव धोए और तौलियों से पूछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजिन ने उठाकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे से जाकर बर्तन ले आए और उसे तौलियों से साफ किया। वह सारी क्रिया इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था कि जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा से सुर गूंजा हो और वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई और चाजिन ने चाय के प्याले में भरा हुआ उसे 3 मित्रों के सामने रख दिया। शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वे लोग ओटो से लगाकर एक एक बूंद का 1.5 घंटे तक पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तक लेखक उलझन में रहे, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। उन्हें लगा वे अंतकाल में जी रहे हो और उन्हें सन्नाटा का भी आवाज सुनाई देने लगा। अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, परंतु ये दोनों काल मिथ्ये यानी झूठे हैं। वर्तमान की ही सत्य है कि और हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से दोनों काल हट गए थे। बस वर्तमान क्षण सामने था, जो कि अंतकाल जितना विस्तृत था। असल जीने किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।